जो लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने स्थापना की थी और जिसको महान सम्राट अशोक ने शासन सत्ता के बल पर उसका विस्तार किया, उसको मजबूत प्रदान किया। पर 2008 के बाद सर्वजन अवधारणा के कारण ये इसमें लगातार गिरावट आई है। बहुजन समाज बिखरा है और आज हम जब 15 मार्च 2022 को बातचीत कर रहे हैं तो आप सब लोग के चेहरे पर, माथे पर हताशा के, निराशा के लकीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। तो इसलिए परिस्थितियां हैं और हम सब लोगों की नालायकी है, जिसमें मेरी नालायकी भी है। हम लोग समय रहते वो नहीं कर सके जो किया जाना चाहिए था। करने की कोशिश हुई पर हम कर तो नहीं सके। परिणाम आपके सामने हैं। तो आज सामाजिक परिवर्तन मिशन जो पूर्ण रूप से मानवर काशीराम जी के बताए रास्ते पर चलने का इरादा रखता है। हम ऐसा मानते हैं कि मानवर काशीराम जी की जो विचारधारा है वो परफेक्ट है, क्योंकि ये अपने आप में एक निचोड़ विचारधारा है। ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो 1848 से शुरू किया, तो फिर उसको, उस मुहिम को, उस विचार को ये साबित करता है कि सामाजिक बदलाव की मुहिम को पिछड़े वर्गों ने प्रारंभ किया। इसलिए आपको मैं सतर्क करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ उन ब्राह्मणवादी दलितों से जो लगातार इस बात का उद्घोष करते हैं कि सामाजिक बदलाव की मुहिम में बैकवर्ड साथ नहीं देता है। यह आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, पर पिछड़े वर्गों में अनेक समूह जो शिद्दत के साथ सामाजिक बदलाव की विचार के साथ हैं, मुहिम के साथ हैं, अपना सक्रिय योगदान उसमें दे रहे हैं। तो इसलिए सामाजिक बदलाव की मुहिम को प्रारंभ किया पिछड़े वर्गों में, सछूत समाज में पैदा हुए महात्मा ज्योतिराव फुले। वो अछूत समाज में नहीं पैदा हुए थे, ये बात साबित करती है। और फिर उसके बाद छत्रपति साहू महाराजा ने उनकी मुहिम को आगे बढ़ाया, उनके शिक्षा के आंदोलन को तो राजकीय संरक्षण प्रदान किया, राजसत्ता का बल प्रदान किया। और फिर ये बात पढ़ाई लिखाई की बात और अंधविश्वास के खिलाफ, शोषणकारी ताकतों के खिलाफ जो आवाज़ है वो काफ़ी मजबूत से आगे बढ़ी। वो ताकतवर तरीके से उसकी आवाज़ को सुना गया, खास करके जब 26 जुलाई 1902 को उन्होंने, साहू महाराजा ने तो कोल्हापुर रियासत के सरकारी नौकरियों के 50% आरक्षण उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया। पिछड़े वर्गों में दलित भी समाहित थे। पिछड़े वर्ग नाम का कोई उस समय वर्ग नहीं बन पाया था। हम समझने के लिए पिछड़ा वर्ग कहते हैं। समस्त शूद्रों के लिए उन्होंने ऐसा घोषित किया और उसको फिर दक्षिण भारत में लगभग ऐसी ही मुहिम को पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरु और फिर उत्तर भारत में और मध्य भारत में, पूरे भारत में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इसको सामाजिक बदलाव की मुहिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने में कामयाब हुए हैं।
और एक राष्ट्रव्यापी मुहिम पूरे देश में चली है। इसलिए हम लोगों को, मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि ये सामाजिक बदलाव की मुहिम है। अभीष्ट क्या है? अभीष्ट तो सामाजिक बदलाव है। हम राजसत्ता ही केंद्रित हो गए हैं, इसलिए भी निराशा और असफलता ज़्यादा है। सारा ध्यान केंद्रित करके सामाजिक बदलाव की मुहिम की उपेक्षा करके और फिर राजसत्ता लेने की कोशिशें हुई हैं और उसको इग्नोर ही कर दिया गया है। तो इसलिए भी आपको नुकसान हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद फिर जिस तरीके से लोकतंत्र के साथ छद्म हुआ, छल हुआ, आइए सर विराज, तो जो छल हुआ, तो उस छल के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर को भुला देने की कोशिशें हुई और उनकी जगह एक छद्म लीडरशिप, नकली लीडरशिप बाबू जगजीवन राम को पेश करने की कोशिश हुई कि बाबू जगजीवन राम ही दलितों का नायक है। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को नेपथ्य में डाल दिया गया। तो इसलिए मानवर काशीराम जी ने 1978 से परिस्थिति में हस्तक्षेप किया, दखल दिया और मजबूत दखल उनका हमें नज़र आता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को न केवल बल्कि सभी उस दिशा में काम करने वाले महापुरुषों को, उनके योगदान को रेखांकित किया, परिभाषित किया और एक बेहतरीन परिभाषा न केवल उन्होंने परिभाषा दिया बल्कि उसको जोर शोर से छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके उसको पूरे देश में फैलाया। तो अम्बेडकरवाद आज जो इस तरीके से नज़र आता है, उसके पीछे मानवर काशीराम जी का रणनीतिक कौशल है। नहीं, मेरी अनेक विद्वानों से, विश्लेषकों से, जानकारों से बात हुई और अब दुनिया भर के लोग स्वीकार करते हैं कि अगर मानवर काशीराम जी ने आकर के परिस्थिति में दखल नहीं दिया होता तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर को भुला दिया गया था, मिटा दिया गया था जी। तो इसलिए मानवर काशीराम जी की जो विचारधारा है वो परफेक्ट है और सामायिक है, कालातीत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है, हमसे निजी बातचीत में कहा कि ये आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अब ये कामयाब हो सकत नहीं, अब ये काशीराम जी की विचारधारा कामयाब नहीं हो सकती है। पर हमारा मानना है कि मानवर काशीराम जी के रास्ते पर चलकर हम पुनः उत्कर्ष और ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और अपना अभीष्ट जो संविधान का अनुच्छेद 38 और क्लॉज ए कहता है, प्राविधानित करता है कि स्टेट एक समाज व्यवस्था का निर्माण करेगा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। पर उस दिशा में तो कोई भी काम नहीं हुआ है और जो परंपरा से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था थी तो वही प्रचलित है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे थे। बहुत काफ़ी पिछले 3-4 सालों से अवरोध के हम शिकार हुए हैं, रुकावटों के शिकार रहे। पर खुशी की बात है कि पिछले 4-5 महीने से अवरोधों में गिरावट आई है, रुकावटों में गिरावट आई है और 10 मार्च के बाद तो रुकावटों में काफ़ी गिरावट आई है और अब आप नए सिरे से पुनः मानवर काशीराम जी के आंदोलन को, जो समग्र आंदोलन है, जब हम मानवर काशीराम जी का आंदोलन कहेंगे
तो ये ज्योतिराव फुले का आंदोलन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन है, साहू महाराजा का आंदोलन है, ये पेरियार वी रामास्वामी नायकर का आंदोलन है। तो इसलिए हमें इस आंदोलन को बहुत सूझबूझ के साथ, इसलिए आज की बैठक एक सूझबूझ की बैठक के रूप में बुलाई गई थी और मुझे खुशी है कि सूझबूझ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी कुछ साथी रास्ते में हैं और वो पहुँच रहे हैं। एक बहुत ही गुरुतर दायित्व आपके कंधों पर है, आपके मन मस्तिष्क में है। आपको इस दायित्व का बोध स्वीकार करना चाहिए और कुछ गलती मैं स्वीकार करता हूँ। हम लोगों ने 17 नवंबर 2021 को दारुल सफ़ा कामन हॉल लखनऊ में बैठक की थी और कोशिश की थी कि प्रयोग के तौर पर हम कुछ सीटों पर सामाजिक परिवर्तन मिशन बिना राजनीतिक दल बनाए हुए प्रयोग के लिए चुनाव लड़ाए जाएंगे और सीमित राजनीतिक कार्यवाही के रूप में, पर हम ऐसा नहीं कर सके। बीच में काफ़ी साथियों का, शायद वो 17 अक्टूबर थी तारीख, 17 अक्टूबर को, तो साथियों का जो लोग रिवर्ट हुए थे सरकारी नौकरियों में 2012-13 में, उन लोगों के ओपिनियन आई, बहुत सारे और लोगों की, आप सब समाज से मिलते रहते हैं कि भाजपा हराओ, भाजपा हराओ, भाजपा हराओ। मैंने कई बार कहा कि एक अट्रैक्शन ऑफ लॉ है, 100 फीट का रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। एक नया साइकिल सीखने वाला, नवसिखिया साइकिल वाला उस रास्ते पर गुजर रहा है। 100 फीट चौड़ा रास्ता है, साइकिल को वह गुजरने के लिए 9 इंच चौड़ी जगह चाहिए। वो कहीं से भी निकल सकता है, पर बीच में एक बिजली का खंभा खड़ा है और उसका मन विचार आता है कि मैं खंभे से टकरा न जाऊँ, बिजली के खंभे से टकरा न जाऊँ, बिजली के खंभे से टकरा न जाऊँ। और अट्रैक्शन ऑफ लॉ वहीं काम करने लगता है। 100 फीट चौड़ा रास्ता है, कहीं से भी जा सकता था, पर वो बिजली के खंभे में ही टकरा जाता। तो जिससे बचने की कोशिशें होती हैं वहीं पर आप जा गिरते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने और मनोवैज्ञानिकों ने अट्रैक्शन ऑफ लॉ को स्वीकार किया है। तो ऐसा हो गया, भाजपा को हराना है, भाजपा जीत ना जाए, भाजपा सत्ता में ना आने पाए, और फिर भाजपा सत्ता में आ गई। हम अट्रैक्शन ऑफ लॉ के शिकार हो गए। पूरा जनमानस अट्रैक्शन ऑफ लॉ के शिकार हो गया और परिणाम आपके सामने है। तो 10 मार्च के बाद तो ज़्यादा निराशा का, हताशा का वातावरण समाज में है, पर इसी नाराशा और आशा में, निराशा में से हमें आगे बढ़ने के लिए, आने वाली पीढ़ी को रास्ता देने के लिए रास्ते खोजने हैं और जिम्मेदार लोग ही आगे बढ़ते हैं। तो जिन साथियों ने ये बातें कही कि भाजपा आ ना जाए, भाजपा आ ना जाए, तो 13 नवंबर को गाजियाबाद में एक मीटिंग थी, हालांकि वो सामाजिक परिवर्तन मिशन की मीटिंग नहीं थी। तो उस मीटिंग के भी देखा हमने कहा वहाँ कि एक जालिम को हटाकर दूसरे जालिम को लाने की बातें हो रही। ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ये बड़ा जालिम जाएगा, छोटा जालिम आएगा, तो आपके पास बचाव का क्या रास्ता है? तो मैंने उस मीटिंग में कहा कि बचाव के लिए आपको अपने रास्ते चुनने चाहिए कि हम जब जालिम ही आना है, मजलूम नहीं आने, मजलूमों के रहनुमा भी नहीं आने। तो बचाव के लिए हाउस में कुछ लोगों को जाना चाहिए। एक हमारा साथी महेश आर्या था, तो एक लोग और बीपी अशोक थे। चार बात से जो है उनको हमने कहा इन्हीं शब्दों में,
वो लोग रोड मैप बनाने की बात कह रहे थे, मैंने दृढ़ता से कहा आपसे भी कहना चाहिए कि मानवर काशीराम जी की ये बुक हमारा रोड मैप है। मुझे नहीं लगता कोई और रोड मैप बनाने की जरूरत है, इस पर चलने की जरूरत है। तो हमारी भी गलती हुई दद्दू प्रसाद की निजी तौर पे भी, और हम 23 नवंबर को जो अखिलेश यादव ने हमें बुलावा भेजा बातें हुई, तो एक सीट की बात आई, फिर 19 दिसंबर आते आते वो एक सीट की भी बात नहीं रह गई। तो मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे मानवर काशीराम जी का लेफ्टिनेंट होने के नाते इस बहकाव में नहीं आना चाहिए था, और ये भटकाव के तरफ नहीं जाना चाहिए था। तो मैं सामाजिक परिवर्तन मिशन के राष्ट्रीय संयोजक से इस्तीफा आपके सामने पेश करता हूं, और ये कमेटी जो जैसी भी प्रदेश की कमेटी है वो राष्ट्रीय कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग की जाती है, और आज उठने से पहले विचार विमर्श के बाद हम लोग एक कमेटी का और पूरी कमेटी का गठन करके उठें। तो मैं शुरुआत में ही ये बात रखना आपके सामने मैंने ज़रूरी समझा, और इसलिए पर हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हो सकते हैं। मानवर काशीराम जी का लेफ्टिनेंट होने के नाते, और बल्कि अनेक मौक़ों पर मैंने कहा है कि मैं केवल लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि मानवर काशीराम जी की मूवमेंट का बेनिफिशरीज हूँ। उन्होंने जो लोकतंत्र को कामयाब बनाने की मुहिम चलाई, और निर्धन लोग कैसे लोकतंत्र में साझीदार हो सकते हैं, लोकतंत्र में निर्धन लोग कैसे अपने उम्मीदवार, अपने प्रतिनिधि लोकसभा में, विधानसभा में, ग्राम सभा में, जिला सभा में भेज सकते हैं। क्योंकि अभी तो चारों तरफ वातावरण है कि निर्धन नहीं जीत सकता। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ? निर्धन नहीं जीत सकता। चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए। धन है तुम्हारे पास? नहीं, धन तो नहीं सर, जन बहुत है हमारे पास। जन से क्या होता है? धन चाहिए। तो ये एक तरफ बोलबाला नहीं है, चारों तरफ यही बोलबाला है। तो इसलिए वो जो मुहिम मानवर काशीराम जी ने चलाई कि निर्धन लोग भी कैसे जीत सकते हैं, और एक बात कह करके मैं बात अपनी खत्म करता हूं कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धनवानों के धन का सहारा लेकर, धनवानों को ही परास्त करके जो भी सत्ता निर्मित होगी, चाहे वो निर्धन की ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानी की सत्ता हो या प्रधानमंत्री की सत्ता हो, वो कभी भी निर्धनों के काम नहीं आएगी। वो हमेशा धनवानों के ही काम आएगी, भले ही सत्ताधीश निर्धन ही क्यों ना हो। हम सम्मोहित होते हैं कि नहीं, सत्ताधीश तो निर्धन है, भले ही धनवानों से जीता है। तो इसलिए मानवर काशीराम जी ने नया रास्ता चुना। ये 1936 से प्रचलित रास्ता था, बनाया गया रास्ता था लोकतंत्र को नाकामयाब बनाने के लिए, कि धनवानों के धन का सहारा लेकर धनवानों को परास्त करके सत्ता बनाई जाए, और सभी लोग उसी में तो लगे हैं। तो मानवर काशीराम जी का मकसद तो निर्धन कल्याण था, लोक कल्याण था। इसलिए उन्होंने ये रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने नया रास्ता चुना कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धनों की जीभ है एक साधन। निर्धनों की, हमारे बहुत ही वरिष्ठ बाबूजी रामाधीन जी आ चुके हैं, हम उनका ताली बजा के स्वागत करते हैं।
आ जाए बाबूजी। अरे इधर ही आ जाइए थोड़ा। हाँ आप इधर आ जाओ। बैठ है, अरे बहुत कुर्सी है। तो मैं कह रहा था कि निर्धनों के साधन एक जीव है, प्रत्येक के पास वाणी है, यह भी तो एक साधन है, उसका सहारा लेकर। निर्धन के पास 2 पैर है, सभी के पास है, और प्रत्येक निर्धन के पास है, तो उसका सहारा लेकर। निर्धन के घर में साइकिल पहुंच चुकी है, तो 2 पहिया और 2 पैर का सहारा लेकर। अंबर होटल आओ। निर्धन के पास हाथ है, हाथ से दीवार लिखाई हो सकती है, अपनी बात, अपनी सूचना, अपना विचार दीवालों में लिख के आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो निर्धनों के सचान साहब का स्वागत है। आइए सर, जय भीम। तो निर्धनों के पास वॉल राइटिंग है, निर्धन के पास मरते मरते भी कुछ ना कुछ धन है, वही तो आप मंदिर में देवता के पास चढ़ाते हैं। जब मंदिरों का इतना बड़ा कारोबार जनता से चल रहा है, तो वोट के साथ नोट मांगो अभियान, ये भी जनता का साधन है। उसका सहारा लेकर तो निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर और धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो सत्ता निर्मित होगी वो अनिवार्य रूप से निर्धनों के काम आएगी, लोक कल्याण के काम आएगी, सामाजिक बदलाव के काम आएगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं उसका बेनिफिशरीज हूँ, लाभार्थी हूँ मानवर काशीराम जी की इस मुहिम का। और हमारे पास भी 93 में चुनाव लड़ने के लिए डिपॉजिट जमा करने के भी पैसे नहीं थे, पर जिन जन समुदाय को, जिन लोगों को हमने तैयार किया था इस विचारधारा से, उन लोगों ने इस पे पैसा लगाया और एक बड़े संकटग्रस्त इलाके में, जहां हजारों की संख्या में बधुआ मजदूर थे, जिनकी बहु बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार नहीं होता था, रजामंदी से सहवास होता था, और किसी की मजाल नहीं थी कि थाने में प्रतिकार करके एफआईआर दर्ज करा के आए। जिसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाती थी। उस इलाके को अन्याय मुक्त, जुल्म मुक्त, बंधुआ मजदूरी मुक्त इलाका बनाने का, और आज जहाँ घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, आज लोग महलों में रहने लायक हुए, जगह जगह सड़कें वहाँ बनी। तो वह शिक्षा का प्रसार हुआ है, पर जो अपेक्षित स्वाभिमान का आंदोलन निरंतर चलना चाहिए था वो भी कमज़ोर हुआ है। तो इसलिए मैं मानवर काशीराम जी की मूवमेंट का लेफ्टिनेंट होने के कारण और लाभार्थी होने के कारण ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं उस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करूं। तो इसलिए उस दायित्व से नहीं भाग सकता हूं मैं, वो काम हम करेंगे, निरंतर करेंगे। और आप जानते हैं मैं आगे आगे चलने करके ही नहीं करने का आदी। मैं किसी भी नेक शरीफ आदमी जो इस सामाजिक बदलाव के लिए शिद्दत से काम करते नजर आए, उसका पिछलग्गू बनने को भी राजी हूं। और मैंने पीछे चल के भी काम किया है। मेरी आलोचनाएं उस संबंध में भी हुई हैं और मैं उन आलोचनाओं को गलत नहीं कहता।
उससे मुझे ऐतराज नहीं। मैं मेघराम के पीछे गया, मुझे उम्मीद की किरण थी कि चलो ये आदमी घोषित करता है, उसी विचारधारा है, पर निराशा हाथ लगी। और ऐसा नहीं कि 2-4-10 महीने में ही मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको। 15 महीने लगातार काम किया, शिद्दत से काम किया। फिर एक नौजवान भीम आर्मी चंद्रशेखर, उसके पीछे भी मैं चला, लाखों रुपया लगाए, अपना समय लगाया। 16 महीने वहाँ भी हमने शिद्दत से अनेकों दौर की वार्ता हुई और उसको तैयार करने की कोशिशें हुई। अपने साथियों से कहा कि काफ़ी बातें हमारी नहीं मानता, आप मनाओ, आप बातचीत करो इससे। हम दोबारा बसपा में भी गए थे, 28 मार्च 17 थे, तो बल्कि तीसरी बार गए थे। तो वहाँ भी तो ये 3 रास्ते तो सामाजिक बदलाव की दिशा में कट हो चुके हैं। चौथा रास्ता लोगों ने, हमने भी, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी, तो वो ये तो हमें पता था कि ये सामाजिक बदलाव का रास्ता नहीं हो सकता है, पर सीमित कार्रवाई के लिए, सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये शायद एक माध्यम हो सकता है। तो सामाजिक बदलाव की आवाज़ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच सकती है, भाजपा को रोका जा सकता है। तो भाजपा को रोकने का, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का, संविधान को बचाने का एक रास्ता शायद ही हो सकता है। पर मैं आज कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता भी अब कट हो चुका है, आप इसको माने या ना माने। और ज़रूरी नहीं कि जो हम कहें वो माना ही जाए, पर हमारी अनुभूति ये है कि ये सामाजिक बदलाव के बड़े लक्ष्य के प्रति ये रास्ता कट हो चुका है और सामंतवादी फ्यूडल फोर्सेस का अड्डा है। और इसलिए सामाजिक बदलाव के लिए जो विक्टिम लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, ज़्यादा सताए गए लोग हैं, तो उनको ही पहल करनी पड़ेगी और कम सताए गए लोगों के साथ भाईचारा स्थापित करना होगा। ज़्यादा सताए गए लोग पहल करें, जो नीचे बॉटम में हैं, समाज व्यवस्था ऐसे यहाँ बॉटम में है, वो अकेले बदलाव नहीं ला सकते। अनुसूचित जातियों के लोग, अछूत समाज के लोग 100% ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं तो इस व्यवस्था को बदलने लायक नहीं बन सकते। वो थोड़ा सा धक्का दे सकते हैं, हिला सकते हैं, उथल पुथल पैदा कर सकते हैं, पर वो बदलाव लाने में सक्षम नहीं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि कम सताए गए लोगों के साथ वो भाईचारा बनाए। कम सताए गए लोग भी इस व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। और बिल्कुल न सताए गए लोग या सांकेतिक रूप से सताए गए लोग, जिसमें जाट, गुजर, यादव, लोधी, रेड्डी, मराठा, पाटीदार, कप्पू और कर्नाटक के लिंगायत और गोड़ा ये आते हैं, तो वो ये इस समाज व्यवस्था का प्रबंधन है, मैकेनिज्म है कि वो बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। आपकी ताकत अगर बनती है ज़्यादा सताए गए लोग और कम सताए गए लोग, अर्थात अति पिछड़ी जातियां गोलबंद होती हैं, तो ये ताकत बनती है, तो फिर ये रजामंद हो सकते हैं, भविष्य की संभावना है। परंतु अभी वो तैयार नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे तो ही हमें फायदा है, तो ही उनको चांस है। तो इसलिए हमारा अभीष्ट तो सामाजिक बदलाव लाने का है, ऐसी खड़ी हुई व्यवस्था को बदलकर ऐसी व्यवस्था बनाने का। हिंदुत्व जिसकी बात कही जा रही है, हिंदुत्व क्या है?
मुझे ऐसा लगता है कि भारत में प्रचलित और रग रग में समाई हुई वर्ण व्यवस्था ही हिंदुत्व है। ये समय समय पर विभिन्न नामों से जानी और पहचानी गई। कभी ये सनातन धर्म के नाम से जानी गई है ये वर्ण व्यवस्था, कभी ये वैदिक धर्म के नाम से जानी गई है, कभी ये ब्राह्मण धर्म के नाम से जानी गई है, कभी ये वैष्णव धर्म के नाम से जानी गई है, और कभी ये शैव धर्म के नाम से भी जानी गई है, और आज की तारीख में ये हिंदू धर्म के नाम से जानी जा रही है। असल में ये वर्ण व्यवस्था ही है, ये चतुर्वर्णीय समाज व्यवस्था है, और ये हमारे समाज के दुखों का कारण है। प्रत्येक हमारे दुख के लिए जिम्मेदार है। मैं प्रत्येक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानबूझ के ऐसे लव में आके नहीं कह दे रहा, सोच विचार करके कह रहा हूँ कि हमारी प्रत्येक समस्या के लिए, प्रत्येक दुख के लिए ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था जिम्मेदार है। तो इसको ये ब्राह्मणवाद का प्रबंधन है, मैकेनिज्म है कि जो मार्शल ओबीसी है उसको उन्होंने रजामंद कर रखा है कि आप हमसे एक सीढ़ी दो सीढ़ी तो नीचे हो, ज्यादा कहाँ नीचे हो, और आप 6000 सीढ़ियों के ऊपर हो। तो अगर आप सामाजिक बदलाव के पक्षधर होंगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसा बदलाव लाने के, तो आपकी उच्चता समाप्त हो जाएगी। दूसरे शब्दों में वो लगातार कहे, और वो ये निकटस्थ है इसके, यहां पर जो लोग हैं वो इसके निकट हैं, इनसे दूर हैं, और इसके पास अपीलिंग भी नहीं है, क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर है। तो नीचे वाला आदमी कितनी भी कीमती बात ऊपर वाले को समझाए तो वो स्वीकार कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल स्वीकार नहीं होती, कम स्वीकार होती है, पर ऊपर वाला आदमी नीचे वाले को समझाए तो मैक्सिमम वो स्वीकार हो जाती है, एक्सेप्टेड हो जाती है। तो इस व्यवस्था की सिचुएशन ऐसी होने के कारण भी तो ये मार्शल ओबीसी वो सामाजिक बदलाव लाने के लिए अभी सहमत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भविष्य में नहीं सहमत हो सकता है, पर आज की तारीख में वो सहमत नहीं है। इसलिए अंबेडकर की आवाज को, कांसीराम की आवाज को, इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर की आवाज को, इसलिए वो विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचने देना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट हुई है। तो ऐसा हमारी प्रतीति, ऐसा प्रतीत हुआ है हमें। तो प्रतीति की मैंने बात कही है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगे की कार्यवाही अब चलाई जाए। मैं चाहता हूं कि आगे के लिए हम लोग कैडर कैंप का प्लान सामने है, वो हमें उसके लिए जिले तय करने चाहिए, और साइकिल यात्राएं, मोटरसाइकिल यात्राएं, प्रचार यात्राएं चलाई जानी चाहिए, और माता सावित्री बाई फुले शिक्षा संस्कार केंद्र, ये पे बैक टू सोसाइटी के उत्कृष्ट नमूने हैं। इस पे सामाजिक परिवर्तन मिशन के साथियों ने भी बहुत गौर नहीं किया है पिछले 2 वर्षों में। तो मेरी अपील है कि इस पे गौर किया जाए, और ये मनगढ़ंत शिगुफा नहीं है आपके सामने जो हम जगह जगह पर बात हर मोर्चे पर आपसे कह रहे हैं कि आपकी बुनियादी शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है। बचा सकते हो तो बचा लो। मैंने कहा था कि आपकी राजसत्ता ध्वस्त की जा रही है, बचा सकते हो तो बचा लो, वो नहीं बचाई जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि आपके सम्मान और स्वाभिमान की जननी उद्गम शिक्षा को नष्ट करने का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। पढ़ाई
अभी कुल 10% लोग ही एजुकेट हो सकते हैं। 90% आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में है, सरकार द्वारा संचालित, और वहां पर मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। इसलिए हमने प्रस्ताव इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 21 का के आलोक में हमें वहां से संदेश मिला कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए। जब परीक्षाएं एक समान है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा, चाहे क्वालिटी एजुकेशन पाने वाला बच्चा हो, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हो या प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा हो, तो उसको परीक्षा एक समान देनी पड़ती है। उसको जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे के समकक्ष ही बैठ के परीक्षा देनी होती है, वही प्रश्न पत्र सॉल्व करना होता है। तो जब परीक्षा एक समान है तो नैसर्गिक न्याय है कि शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए, कम से कम बुनियादी शिक्षा एक समान है। संविधान का अनुच्छेद 21 का यही कहता है कि 14 वर्ष की उम्र तक, 6 साल से 14 वर्ष की उम्र तक तो एक समान शिक्षा लागू की जाए। तो आवे ऐसे आ जाए, पीछे आ जाए। तो मैं ऐसी, तो ये एक समान शिक्षा का माध्यम आपको जोड़ने का, पे बैक टू सोसाइटी का, दलित पिछड़े आदिवासियों को जोड़ने का एक उपाय हो सकता है। आप इस उपाय को चाहें तो इस्तेमाल करें और इसको करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ऐसी अपील करते हुए, और अभी पूरा 5 घंटे का समय है, उसमें हम बैठें, जल्दी उठें नहीं। शायद 2 या 2:30 बजे अभी आपने ब्रेकफास्ट किया है, 2-2:30 बजे आपको यहीं पर लंच की व्यवस्था है, तो खाना ही खाइए। आपस में भी खाना खाते वक्त भी बात कीजिए। ये इतना विस्तृत आंदोलन है कि उठते बैठते सोते जागते आपको इसकी चिंता जिसको होगी उसको रास्ते दिखने लगेंगे, उसको बदलाव के रास्ते दिखने लगेंगे। जो इसको टाइम, समय बिताने का माध्यम समझते हैं, उनको रास्ते नहीं दिखेंगे। और जो केवल राजसत्ता गेन करने के, प्रधानी जीतने के रास्ते सोचेंगे, जो लोग केवल विधायकी जीतने के तौर तरीके खोजेंगे, उनको भी ये रास्ते नहीं दिखेंगे। पर मेरी ऐसी अनुभूति है कि जिसको शिद्दत के साथ सामाजिक बदलाव के बारे में, समग्र के बारे में सोच विचार करेगा, उठते जागते सोते, खाना खाते, पेशाब करते, टट्टी होते, स्नान करते, जो ये सोचेगा, निश्चित रूप से उसको सही रास्ते दिखने लगते हैं। मुझे तो दिखते हैं, इसलिए मैं निराश नहीं, इसलिए मैं हताश नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में गहनता से सोच विचार करें। खाना जब खाएं, लंच करें, तब भी इसको सोच विचार करते रहें कि ये कैसे इस देश में हमारे दुखों का कारण, इस देश की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव कैसे हो। तो उपसंहार में लास्ट में हम अपनी बात जो प्लान के रूप में कहना चाहेंगे वो रखेंगे। 5 बजे बात होगी, तो इस बीच कुछ वक्ता आएंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे, उनको भी हम सुनेंगे और वो चले जाएंगे। उनके चले जाने का एतराज़ नहीं कर मानेंगे, बैठे रहेंगे हम लोग। और हम लोग एक, चूँकि गांव में जाना ये एक बड़ा काम है, पर ये करने योग्य काम है, ये कठिन काम है। गांव-गांव में माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा संस्कार केंद्र खोलना, 3 घंटे के अल्पकालीन विद्यालय खोलना, शाम 5 बजे से 8 बजे तक। एक प्रयोग है, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक प्रयोग है।
तो उनको गांव में बीए पास एमए पास लड़के हैं, संसाधन है गांव में, ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं। वो बीए पास एमए पास लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही। आप सब निराश बैठे, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी चलो छोड़ दीजिए, रोजगार नहीं मिल रहा है। आप खेत में काम करने जाना चाहें तो खेत में आपके लिए अब काम नहीं है, व्यवस्था ने आपके रास्ते बंद कर दिए, खेत में आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां मशीन आ गई। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब रोजगार नहीं है तो एक रोजगार है, छोटे बच्चों को पढ़ाएं जिनको कि गांव प्राइमरी स्कूल के गुरुजी नहीं पढ़ाते, तो उनको आप पढ़ाएं। पढ़ाते पढ़ाते भी रास्ते निकलते हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते भी रास्ते निकलते हैं। वो खुद आपके साथ संजीदा हो जाएगा जब वो कोई एक व्यक्ति, एक हमारे भाई भानु यहाँ बैठे हुए मोहब्बत से आए हैं, तो ये जब पढ़ाते हैं तो ये खुद माथा पीटने लगते हैं कि बच्चों का प्राइमरी में, जूनियर हाई स्कूल में 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे का पठन पाठन का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है। अब वो हाई स्कूल कैसे पास करेंगे और कंपटीशन में कैसे पास करेंगे, जॉब में कैसे जाएंगे। तो इसलिए एक ये उपाय हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन मिशन ने इसको महसूस किया, डिज़ाइन किया है कि एक ये लोगों के बीच में इस ढंग से पहुंचा जाए। तो मैं आपसे यही बात कहती हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।